जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं 75 डे चैलेंज और आज करेंगे दिसंबर के करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं 25 क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात हाल ही में केरल और तमिलनाडु में आया था? यस, तोक्ते, फेंगाल या बिपरजॉय। तो अभी जो केरल और तमिलनाडु में से गुजर के जो गया था वो चक्रवात का नाम क्या था? तो उसका जो नाम था वो था फेंगाल। तो आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने की संसद ने लाइलाज बीमार वयस्कों को अपनी जान समाप्त करने की अधिकार विधेयक पारित किया? तो कौन सा देश है जो जो टर्मिनल इल एडल्ट है उनको राइट टू डाई का लॉ बनाया? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो कौन सा देश है? ये जो यूनाइटेड किंगडम है उसके जो पार्लियामेंट ने राइट टू डाई के लिए एक कानून बनाया है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जो जीडीपी का एक डाटा आया था एमएसएमई पर, तो एमएसएमई के बारे में जो आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होता है, लघु सूक्ष्म जो उद्योग होते हैं, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, देखते हैं। जो एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है 30% है जीडीपी का। जो छोटे लघु उद्योग है, भारत के जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 30% योगदान है। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, जो एमएसएमई का जो अकाउंट है 45% है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का। जो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है उसमें जो योगदान है वो 45% है। बिल्कुल सही है ये भी। एमएसएमई का जो एक्सपोर्ट में जो कंट्रीब्यूशन है 46% है, ये भी सही है। यानी कि एमएसएमई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान है हमारे इकोनॉमी में। तो लास्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है एसोचैम पब्लिश करता है, ये गलत हो जाएगा। पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक लेके आता था, लेकिन जो अभी हम लोग को पूरा जो डाटा जो पता चला है वो एसोचैम के रिपोर्ट के थ्रू हमको पता चला है। तो आपका जो आंसर है डी है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सैंड माइनिंग के ऊपर एक जो नियम बनाए थे, लॉ बनाए थे, तो सैंड के बारे में हम कथन पे विचार करेंगे। रेत या सैंड के बारे में निम्न कथन पे विचार करें। पहला, रेत पानी के बाद दुनिया का सबसे अधिक शोषित संसाधन है। सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉइट करते हैं पानी के बाद रेत है। बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत में रेत को एक गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, माइनर मिनरल्स। तो क्या है कि भारत में एक मेजर मिनरल होता है, एक माइनर मिनरल होता है। तो रेत को क्या क्या है, माइनर मिनरल के रूप में हमने वर्गीकृत किया है, यानी कि ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये आपके न्यूज में था, 40वां साल चल रहा था भोपाल गैस ट्रेजेडी का, भोपाल गैस रिसाव का। तो इसमें आपको निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा औद्योगिक दुर्घटना और रसायन से संबंधित है? मतलब जो औद्योगिक दुर्घटना हुई है उसमें कौन सा रसायन निकला है? तो सबसे पहला भोपाल गैस लीक, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। बिल्कुल सही। दूसरा, चेन्नई में अमोनिया का रिसाव हुआ था। बिल्कुल सही है। वाइजैक में स्टेरिन गैस का रिसाव हुआ था, यह भी सही है। तुगलकाबाद में क्लोरो मिथाइल पायराडीन का रिसाव हुआ था, यह भी सही है। ठीक है, हर एक सही है, लेकिन क्या है कि जो डेट है ये गलत हो गया। 1984 में 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। बिल्कुल। जो चेन्नई में जो रिसाव हुआ था अमोनिया का, लास्ट ईयर ही 2024 में ही रिसाव हुआ है, 2024 में ही रिसाव हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी वैजाक में है, जो विशाखापट्टनम है 2020 में स्टेरिन गैस का रिसाव हुआ था, और तुगलकाबाद में 2017 में। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? जो चेन्नई में जो अमोनिया गैस का रिसाव जो हुआ था
वो 2003 में नहीं, 2023 में नहीं, 2024 में हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ये गलत है। अगला प्रश्न एड्स के ऊपर रिपोर्ट आया था, उसके अराउंड ये प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूप गलत है, मतलब कौन सा फुल फॉर्म गलत है? पहला, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बिल्कुल सही है, बचपन से पढ़ते हैं। दूसरा, एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, बिल्कुल सही है। एआरटी क्या है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है, ठीक है, एंटी वायरल नहीं होता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है, यहां पे गलत हो जाएगा। और एनएससीपी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके थ्रू हम लोग ने जो एड्स के लिए मुक्ति के लिए अभियान चलाया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो गलत कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला प्रश्न एड्स से रिलेटेड ही है, देखते हैं इसमें कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो भारत ने एचआईवी एड्स से नियंत्रण के लिए 1990 रणनीति अपनाई थी, बिल्कुल 1990 स्ट्रेटेजी अपनाई थी, ठीक, ये सही है। 1990 स्ट्रेटेजी में जो पहले पहचान करना था 90%, उसको एआरटी देना था 90%, और उसमें वायरल को सप्रेशन करना था 90%, ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी था। तो अभी जो उसका जो कंडीशन है 81% जो है पहचान हुई है, बिल्कुल 88% उसका एआरटी मिल चुका है उनको, और 97 वायरल का दवा मतलब उसको सप्रेस कर दिया है, बिल्कुल ये भी सही है। मिशन संपर्क जो है उद्देश्य खोए हुए एचआईवी रोगियों को फिर से जोड़ना है, बिल्कुल एचआईवी वायरस से जो खोए हुए रोगी थे उसको जोड़ने के लिए मिशन संपर्क लागू किया गया था। उसके बाद एनएससीपी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का फेज तीसरा इंफेसाइज करता है प्रिवेंशन, केयर और ट्रीटमेंट, बट वॉज लॉन्च इन 2010, ये गलत हो जाएगा। जो फेज 3 है लगभग 2007 के आसपास लॉन्च हो गया था, 2010 में लॉन्च नहीं हुआ है, ये गलत हो गया। और अभी कौन सा फेज चल रहा है? अभी फेज 5वां चल रहा है, तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अभी रिसेंटली निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ एफएसएसआई द्वारा उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? हाई रिस्क फूड के कैटेगरी में कौन से जो खाद्य पदार्थ को रखा गया है? फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल, नहीं, गलत, ये फ्रेश फूड है, ठीक है। ड्राई स्पाइसेस और सीरियल्स, ये भी गलत है। बेकरी प्रोडक्ट, नहीं, ये है जो पैकेज जो ड्रिंकिंग वाटर जो आप पीते हैं उसको क्या है कि हाई रिस्क जो फूड कैटेगरी में एफएसएसआई ने रखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जो अग्नि वॉरियर, जो अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज है, भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो भारत और कौन से देश के बीच ये सैन्य अभ्यास है? अमेरिका के साथ हम लोग करते हैं, सिंगापुर के साथ, या फ्रांस के साथ, या ऑस्ट्रेलिया के साथ? तो जो एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर है हम किसके साथ करते हैं? सिंगापुर के साथ करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें कि किसको चेयरमैन बनाया गया है रिस्पॉन्सिबल पर, जिसको नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफ इंडिया। तो नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए जो कमेटी के चेयरमैन किसको बनाया गया है? पहला सिराज हुसैन, दूसरा अशोक दलवाई, तीसरा फैज अहमद किदवाई, और चौथा एस के गोयल। तो नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो चेयरमैन बनाया गया वो कौन है? फैज अहमद किदवाई, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व
कौन से अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा कुनो वन जीव अभ्यारण्य, तीसरा रत्तापानी वन जीव अभ्यारण्य, चौथा गांधी सागर अभ्यारण्य। तो बताना है कौन किसको 8th नंबर का अभ्यारण्य घोषित किया गया है टाइगर रिजर्व। तो ये है रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 8th नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक, आंसर सी हो जाएगा। कौन सा संस्थान है जो अखिल भारतीय हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, जो ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और चौथा नीति आयोग। तो अखिल भारतीय हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो लॉन्च किया है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, घर चोला। घर चोला एक जो पारंपरिक साड़ी है जिसको अभी जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए टैग मिला है, जो 10 साल के लिए रहता है, वो किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो बताना है घर चोला जो साड़ी है कौन से राज्य को बिलोंग करता है? तो ये कौन से राज्य को बिलोंग करता है? ये है गुजरात, गुजरात को। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, जो 2024 में कौन से शब्द को ऑक्सफोर्ड ने ईयर ऑफ द वर्ड घोषित किया? गोबलिन मोड, रिज, ब्रेन रॉट या ऑथेंटिक? तो किस शब्द को 2024 में ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ये कौन सा है? ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट मतलब ओवर कंजम्पशन के कारण जो हमारा जो ब्रेन हैंग हो जाता है, ठीक है ना, फोकस कम कर देते हैं, जो आपका जो फोकस कम हो जाता है या फिर आपका जो स्थिरता है वो कम हो सकता है, तो उसके लिए जो शब्द का यूज किया गया है ब्रेन रॉट। तो आंसर हो जाएगा बी, सी। अगला प्रश्न है, जो आपको पता है कि जो महाकुंभ होने वाला है, हर 12 साल में एक साल होता है, तो जो महाकुंभ मेला 2025 जो जनवरी में होना है वो शुरू कब होने वाला है? कौन से डेट को? 13 जनवरी, 14 जनवरी, 26 फरवरी या 1 मार्च? तो ये जो महाकुंभ मेला स्टार्ट होने वाला है कहाँ पे? 13 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और खत्म कब होगा? फरवरी 26 में होगा। तो जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 जनवरी को स्टार्ट होगा, 26 फरवरी को एंड होगा महाकुंभ। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन से दो देश ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क पर सहयोग कर रहे हैं? ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क पे कौन से दो देश सहयोग कर रहे हैं? भारत और भूटान, चीन और नेपाल, भारत और नेपाल, चीन और पाकिस्तान। तो बताना है कि ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी जो दो देश सहयोग कर रहे हैं वो हैं चीन और नेपाल। क्या है कि जो चीन का जो BRI प्रोजेक्ट, ठीक है, नेपाल तक भी आ गया है, ठीक है, हमारा नेपाल में है, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है, बांग्लादेश भी है, ठीक। तो वो वहां पे ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी वहां पे बना रहे हैं। तो ये कौन कौन सा देश? नेपाल और चाइना। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रोब 3 मिशन, ठीक है, प्रोबा 3 मिशन जो सूर्य के कोरोना को अध्ययन करता है, किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? ठीक है, कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा ने, ठीक है, जो अमेरिका का है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसरो का है, इसरो जो इंडिया का है, या चाइना का नेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का होता है, जो यूएसए का एडमिनिस्ट्रेशन है जो स्पेस के लिए काम करता है। तो सूर्य के कोरोना के लिए जो प्रोबा 3 लॉन्च किया गया है वो क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हम भी जो सूर्य पे लॉन्च करने वाले हैं उस मिशन का नाम क्या है? आदित्य मिशन, जो भारत ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 25 साल हो गया इस फेस्टिवल को और न्यूज में है,
और त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। तो जो हॉर्नबिल महोत्सव है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, जिसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी बोलते हैं, वो भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? नॉर्थ ईस्ट के कौन से राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ये नागालैंड, नागालैंड में मनाया जाता है, तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यूएनसीसीडी द्वारा शुरू की गई बिजनेस फॉर लैंड पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो है प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, रिस्टोर करना है 1.5 बिलियन हेक्टेयर लैंड बाय 2030। तीसरा, रिड्यूस करना है कार्बन एमिशन 50% बाय 2030। या कंजर्वेशन ऑफ मराइन बायोडाइवर्सिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन के लिए ये बिजनेस फॉर लैंड जो लॉन्च किया गया है, वो क्या कर रहा है? लैंड 1.5 बिलियन हेक्टेयर को ऑफ लैंड को रिस्टोर करना है। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो IFFCO ने नैनो NPK फर्टिलाइजर जो लेके आया है, इसमें बताना है कि जो NPK फर्टिलाइजर में जो NPK है उसका अर्थ क्या है? तो N से नाइट्रोजन, ठीक है, N से नाइट्रोजन, बिल्कुल निकल गलत हो जाएगा, N से नाइट्रोजन होता है। दूसरा, पोटेशियम होता है क्या P से? नहीं, गलत हो जाएगा। P से क्या होता है? फास्फोरस होता है, ठीक। और K से क्या होता है? K से कैलियम नहीं होता, K से होता है पोटेशियम होता है, लेकिन उसको हम लोग साइंटिफिकली K से दर्शाते हैं। तो क्या हो जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो आंसर हो जाएगा ए। नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो एक माइक्रो में जाते हैं तो 10 टू द पावर 6 होता है, उस नैनो में होता है 10 टू द पावर -9, इतना छोटा। आंसर हो जाएगा ए यहाँ पे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो भारतीय खगोलीय वेधशाला जो हनले में स्थापित किया गया है, वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आता है? तो क्या है कि जो क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छा जगह यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे, तो इसके लिए बहुत ज्यादा न्यूज में था और एक सबसे अच्छा लोकेशन है, बता रहे हैं। तो ये बताना है कि कौन से राज्य में हम लोग ने इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन बनाया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर? तो जिसका आंसर हो जाएगा हेनले हम लोग ने बनाया है, कहाँ पे? लद्दाख में बनाया है। तो वहां पे क्या है कि एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत रहता है, आप देख सकते हो ऊपर जाके। तो यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्या पर्पस होता है प्रिविलेज मोशन? जो प्रिविलेज में मोशन लॉन्च किया गया, मतलब लेके आए थे, प्रस्ताव लेके आए थे दिसंबर में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था। तो बताना है कि भारतीय संसद में जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है उसका उद्देश्य क्या होता है? टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने के लिए, महाभियोग मतलब उनको हटाने के लिए, गलत है। स्पीकर को हटाने के लिए, रिमूव द स्पीकर, नहीं, ये भी गलत है। मनी बिल को लाने के लिए, ये भी गलत है। ये क्या होता है कि टू एड्रेस द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेज, जो पार्लियामेंट में बहुत सारे प्रिविलेज दिया गया है, तो उस प्रिविलेज का जो उल्लंघन करता है उसके लिए प्रिविलेज मोशन लेके आए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि म्यूल हंटर .ai, ठीक है, म्यूल हंटर .ai जो कि आरबीआई के जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने बनाया है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? जो म्यूल हंटर .ai जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा विकसित किया गया है, इसका मुख्य कार्य क्या है? नकली मुद्रा नोटों का पता लगाना। दूसरा, जो वित्तीय धोखाधड़ी के लिए उपयोग किए जाने वाले म्यूल बैंक खातों का पहचान करना।
तीसरा, रियल टाइम में स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव को निगरानी करता। और चौथा है ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म में साइबर सुरक्षा को के लिए बढ़ावा देना, सुरक्षा को बढ़ाना। तो जो रिजर्व बैंक का म्यूल हंटर .ai है, क्या है कि ऐसे जो म्यूल बैंक का खाता का पहचान करना, जिसके थ्रू क्या है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज या फिर धोखाधड़ी करते हैं, बहुत सारे जो हवाला मनी वगैरह करते हैं, तो क्या होता है कि एक इनोसेंट बैंक के में जो मेन जो कल्प्रिट रहता है, गुनहगार, एक जो इनोसेंट आदमी के खाते के थ्रू पैसा का ट्रांसफर करता है, कोई गरीब हो गया, मजदूर हो गया, उसके थ्रू। तो ऐसे जो म्यूल बैंक है उसको निगरानी करने के लिए म्यूल हंटर .ai, ठीक है ना, लेके आए हैं आरबीआई के इनोवेशन हब के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हम देखते हैं कि 2024 में इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट 2024 के लिए किसको मिला है? एंजेला मार्केल, जो कि पहले जर्मनी की चांसलर थी, या फिर माइशेल बैचलेट, तीसरा प्रथम एनजीओ को, या चौथा डेनियल बार्नबोइन। तो ये जो है 2024 का जो प्राइज जो मिला है वो है मिशेल बैचलेट, जो कि पहले चिली एक राज्य देश है साउथ अमेरिका में, चिली के जो पूर्व प्रेसिडेंट है उनको मिला है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स के बारे के लिए भी बहुत एडवोकेसी भी किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन करते हैं हम, और ये है 2024 में, ठीक है, किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग का आउटब्रेक दर्ज किया गया था? कौन सा देश था? युगांडा, रवांडा, नाइजीरिया, या फिर कांगो लोकतांत्रिक गणतंत्र, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो बताना है जो मार्बर्ग वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है कौन सा देश के द्वारा, कौन से देश में हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये रवांडा एक जो अफ्रीका का कंट्री है, वहां पे क्या है ये जो वायरस है आउटब्रेक हुआ था। इसी तरह से हम लोग ने कंप्लीट किया जो दिसंबर का पहला पार्ट। नेक्स्ट और 2 पार्ट लेके आएंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों को भेजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।